Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you can call us and the numbers are 2331 4444, 2371-7117 and 2371-7106. In case you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717117 और हमारा तीसरा नंबर है 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली और आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। शरद जी और सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमरीश, नमस्कार लालिमा और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। नमस्कार। और आइए चर्चा शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस लालिमा अनेजा डैंग के साथ। Thank you, Amrish. Yes, let's get going. Benchmark domestic equity indices end week with modest gains. U.S. markets wrap up a week higher after U.S. Supreme Court rules against President Donald Trump's tariffs. And India and Brazil agree to raise bilateral trade over $20 billion in next 5 years. घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के विरुद्ध फैसला देने के बाद अमेरिकी बाजारों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी और भारत और ब्राजील अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक तक ले जाने पर सहमत हुए। Well, friends, before we move on, here's an announcement for all of you. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे श्रोता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी, शरद कोहली जी को नमस्कार और सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अब जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं, तो क्या हम एफआईआई का इनफ्लो मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में कम देखेंगे या फिर वो उसी रेशो में आएगा जैसे पहले आता था? जी देखिए संजीव, फ्लो हमने देखा कि पिछले अगर आप एक साल का लें, जनवरी टू जनवरी लें, तो करीब 20 बिलियन डॉलर के करीब की उन्होंने सेल करी है। और ये विभिन्न कारणों से रही। कुछ टैरिफ की नीतियां रही जिसमें कि सभी विदेशी संस्थागत निवेशक अपने देश में निवेश करना चाहते हैं, वो रिस्क टेकिंग एसेट्स में थोड़ा सा एक्सपोजर अपना कम करते हैं। कुछ वो विभिन्न मार्केट जो होती हैं दुनिया की, यानी कि एशिया की कुछ मार्केट एक मार्केट से दूसरी मार्केट में लगाते हैं। ये समय समय पर ऐसी रोटेशन चलती रहती है।
अब इसमें जापान के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि FIIs और FPIs के निवेश में कोई फर्क पड़ेगा। पीछे जब भारत और यूएस की जो ट्रेड डील हुई है जिसमें 18% टैरिफ पर सहमति बनी है इंटरिम फ्रेमवर्क के अंदर, जब इसकी घोषणा हुई उसके बाद से हमने एक पैटर्न देखा संजीव कि जिस प्रकार से उनकी सेल चल रही थी, जिस प्रकार से बिकवाली कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं बीच बीच में उस पैटर्न में चेंज आया। बीच में एक दिन जरूर 7-7.5 हजार करोड़ की थी, पर ऐसे भी बीच में कई दिन थे जिसमें उन्होंने खरीदारी करी, दे वर नॉट नेट सेलर्स। तो मुझे लगता है कि ये जब वैश्विक अनिश्चितता और वैश्विक अस्थिरता का माहौल होता है तो ऐसे में विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं। जैसा मैंने कहा, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में कभी वो बिकवाली करके अपने वापस ले जाना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो अभी जब तक ये मुझे लगता है कि पूरी टैरिफ की पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती, बाकी भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें विश्व भर में आज विश्वास बना हुआ है। उसमें भारत के जितने भी आर्थिक पैमाने हैं जिनको हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स कहते हैं वो सब दुरुस्त हैं, भारत की ग्रोथ चल रही है। तो मुझे लग रहा है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये लोग वापस आएंगे और ये पूरी तरह से यहाँ पर निवेश इनका फिर से शुरू हो जाएगा, जो हमें पहले देखने को मिलता था। एक मुझे लगता है टेम्पररी और पासिंग फेस है जो जल्दी समाप्त हो जाएगा। संजीव, right. All right, let's go over to Mumbai where we have Sagar with us. Yes, Sagar, please ask your question. Yeah. Hello. All right, let's move on with our Sensex story. जी आज चलते हैं सेंसेक्स का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों ने गुरुवार को आई भारी गिरावट के बावजूद सप्ताह के दौरान मामूली बढ़त दर्ज की। भू राजनीतिक चिंताओं और AI के चलते IT इंडेक्स में तेज गिरावट के बीच ये बढ़त दिखाई दी। इस सप्ताह बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.23% की बढ़त के साथ 82,815 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.4% की तेजी के साथ 25,571 पर जा पहुंचा। इस बीच बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में सप्ताह के दौरान मिला जुला रुख रहा। मिड कैप सूचकांक 0.3% से अधिक बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने अच्छी आमदनी से पैदा हुई उम्मीद के बीच अन्य सेक्टर्स के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। इस सप्ताह के दौरान ऊर्जा, बिजली और यूटिलिटी शेयरों में लगातार बढ़त बनी रही। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में सप्ताह के दौरान 34 पैसे की कमजोरी दिखाई दी। $1 की कीमत 90 रुपए 98 पैसे दर्ज की गई। A look at the U.S. markets now. U.S. stocks ended higher yesterday, led by gains in heavyweights after the Supreme Court struck down President Donald Trump's global tariffs. Among the major indices, the Nasdaq Composite climbed 0.9%. The S&P 500 advanced almost 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average rose nearly 0.5%. For the week, all three indices posted gains. The Nasdaq jumped 1.5%, the S&P 500 registered an uptick of nearly 1.1%, and the Dow gained 0.25%. On the economic front, data showed that the U.S. economic growth slowed more than expected in the fourth quarter as the government shutdown impacted spending and investment, while a separate reading indicated inflation picked up in December last year. And before we discuss on this, we are now joined by Jitendra calling us from Jaipur. Yes, Jitendra ji, please ask your question. Yeah. हाँ, थैंक यू सर। मैं अपने वाइफ के बिहाफ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। काम था इसलिए पूछ नहीं पा रही है। नो प्रॉब्लम। तो उसका डीमैट अकाउंट है, वो 6,000 रुपया जो है ना SIP के लिए तैयार है हर एक मंथ करने के लिए। तो मैं बोला भाई मैं मार्केट मंथ से पूछ के ही बताऊंगा। तो लार्ज कैप फंड में 6,000 रुपया जो है, तो मैंने FMCG 1,000, रेलवे 1,000, डिफेंस 1,000, पावर 1,000, निफ्टी 50 1,000 और IT बैंक में 500 करके। तो क्या सही है क्या सिलेक्शन लार्ज कैप फंड से? देखिए, तो स्ट्रैटेजी आपने बहुत फैला के रखा है, पर मैं पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा हमारे दोनों माननीय एंकर्स की इजाजत से, लालिमा और अमरीश से, कि संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम खाली म्यूचुअल फंड्स पर होता है। तो एक तो मैं पहले आपको ये सलाह दूंगा जितेंद्र कि आप संडे को जरूर फोन करें। फिलहाल आपके क्योंकि आपने फोन किया है तो मैं चाहता हूं कुछ न कुछ आपको जानकारी जरूर मिले। लार्ज कैप आप जानते होंगे, जब आप लार्ज कैप में करते हैं तो उसमें जो प्रो राटा ग्रोथ होती है, मतलब जो उसमें आपका फंड बढ़ता है, उसमें डिविडेंड या ग्रोथ जो भी आपने ऑप्शन लिया हुआ है,
वो थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो बढ़ता है स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले, पर लार्ज कैप रिस्क के मामले में ज्यादा सेफ होता है। तो आपने अच्छा फैलाव किया हुआ है, पर मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा, मैं ज्यादा खोल के नहीं बताना चाहता क्योंकि एतवार को जब संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स पे होता है तो हमारे एंकर में से सहमत होंगे कि आप संडे को दोबारा फोन करिएगा और इसमें आप और विस्तृत राय इस पर ले सकते हैं जितेंद्र। Surely, yes. And now we're joined by Amit Jha from Delhi. Ji, Amit ji. Hello. Hello. हेलो। हाँ अमित जी अमित बोल रहे हैं। जी सर। लालिमा मैम नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आप रेनबो में आते हैं, आप हिंदी में सुनते हो, बड़ा अच्छा लगता है मैडम। थैंक यू जी। सर को नमस्कार सर। नमस्कार अमित। सर मेरा 2 प्रश्न है। एक तो ईरान और अमेरिका की जो अभी वास्तविक स्थिति है, जो तनाव और जो टेंशन चल रही है, तो आपके दृष्टि से क्या ये युद्ध छिड़ सकती है? पहली बात। दूसरी चीज सर, सोने और चांदी में कॉपर वगैरह में ज्यादा उथल पुथल जो आई थी, क्या अब वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगी है? क्या हम धीरे धीरे गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में दोबारा सब एंट्री बनाए सर? क्योंकि जितना उठा पटक तेज हुई थी सर, डर भी लगता था। आप क्या शुरू करें सर? धन्यवाद सर। देखिए अमित, आपका जो पहला सवाल है वो तो भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिकल है। युद्ध तो किसी के भी हक में नहीं होता है। अब ये तो राष्ट्रपति ट्रम्प जानते हैं या वहां की जो परिस्थिति है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है कि वो क्या करेंगे। बाकी हाँ, ये जरूर है कि परिस्थिति इस समय बहुत गंभीर बनी हुई है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, टल भी सकता है। अलग अलग प्रकार के बयान आ रहे हैं। आपका दूसरा सवाल मार्केट मंत्रा से बिल्कुल कनेक्ट करता है। आपने कहा कि गोल्ड में स्टेबिलिटी आई थी, पर आपने देखा कि कल रात को जब ये घोषणा आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि टैरिफ जो हैं वो अवैध हैं, तो उसके बाद क्या है कि सोने चांदी को अनिश्चितता, अस्थिरता और अशांति पसंद है। अब है तो है, तो इनको ये तीनों चीजें पसंद है। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें अनिश्चितता का माहौल आ जाता है, जिसमें अस्थिरता दिखाई देती है और खासकर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो ऐसे में तो हमने कल रात को देखा कि मतलब उनका तो दिन था, हमारी रात थी क्योंकि टाइम डिफरेंस है। गोल्ड कॉमेक्स में $5106 पे बंद हुआ है और यही चांदी जो है वो $84 पे बंद हुई है, जबकि $5000 से ऊपर गोल्ड को होल्ड करना मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही ये दोनों खबरें आई वो बढ़ गया। तो मुझे लगता है, और आपने दूसरा पूछा कि क्या हम गोल्ड सिल्वर ETF में, तो देखिए हमने तो ये कभी भी शो में, हालांकि इन्वेस्टमेंट की सलाह आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए, पर हमने ये कभी भी शो में नहीं कहा कि आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। एक कहावत होती है इन्वेस्टमेंट के जगत में अमित, आप इसको नोट करिए, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। यानी कि जो दीर्घ काल के लिए जो भी निवेशक निवेश करना चाहता है उसके लिए कोई भी समय उचित समय। जब मैं दीर्घ काल कहता हूं तो मेरा मतलब होता है कम से कम आप 5 साल का नजरिया रखिए, और गोल्ड में तो आप 2 से 5 साल भी रखेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देके जाएगा। तो जिन कारणों से गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है अमित, मूल मुद्दे की बात यह है, वो कारण अभी जस के तस बने हुए हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे शांति हो गई है, या ये आप गोल्ड सिल्वर को लोग चिंतन करना बंद कर देंगे, निवेश करना, पर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके SIP के माध्यम से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए करेंगे तो आपको गोल्ड सिल्वर अच्छा एक रिस्क हेज का काम करता है। ऐसे में जब बाकी एसेट्स थोड़े से इतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे होते, जो हमने देखा है पिछले 1 साल में, तो गोल्ड और सिल्वर आपको उसमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। और चलते हैं अगले श्रोता की तरफ। बेंगलुरु से हमारे श्रोता NR प्रसाद जी लाइन पे हैं। प्रसाद जी अपना सवाल पूछें। हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। हेलो लालिमा जी, हेलो अम्बरीश, हेलो dear Mr. Sharad Kohli ji, there are 2 questions. Yes, the first question is, see, actually, during the AAI summit, a couple of companies tied up with Indian companies. Okay. The moment that this news came out in the print media, immediately the Indian company rallied more than 3 to 4%. But I checked up the corresponding the parent company shares fell down on the New York Stock Exchange. I observed for the 2-3 companies, but they have fell down. Okay, my second, any specific reason for the same? My second question is, see, one company, I'm sure this should be a foreign company, but I don't want to name the company because your restrictions. I already have an office in Delhi, but they are opening branches in Bangalore and Mumbai. Now, if I want to buy stock of those companies,
AI companies, how do I go to? I mean, should I trade only on the foreign stock exchange, or Indian companies also is allowable? Thank you. These are my two questions. जी प्रसाद जी, सिद्धार्थ जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसको? So, Mr. Prasad, so what I would like to say is that I don't see a direct correlation between the stock of Indian companies going up. Obviously, yes, because if it's an announcement in the Indian territory, so obviously the stock market obviously takes note of that, and so that is why you see a direct impact on the shares of those companies which are tying up with those companies. I don't know, must be obviously US based companies. So, and otherwise also, if you look and the impact what you are talking about, that the shares of those corresponding companies with which the Indian companies tied up fell in that geography. So that could also be because of the local factors also there. And see, artificial intelligence is something which is still picking up in the Indian domain. So, and obviously there are global giants which are now coming up and investing in India in a big way. If I could also mention some of them, one of them obviously very, very well known is Google, which is doing a $15 billion, and they are all tying up with those big Indian companies. So I don't see a direct correlation, and I don't think you should give too much of weightage or attention to that. I missed out on your second question, so if Sharad ji ne suna hai to wo he can answer. Yeah, his second question is relating to buying of stocks. So I think, Mr. Prasad, so far as I know you until now, you have been probably investing in foreign exchanges also. In the New York Stock Exchange and other exchanges, you have some experience in that regard. But even if you want to go for those companies from your Indian portfolio, there are some brokerages in India who have created funds. There are also certain funds floating in India through which you can invest, and some Indian brokerages have opened windows for investing in those exchanges. So you have both the options open for you, Mr. Prasad. That's very interesting. Mr. Prasad is very versatile. He doesn't necessarily keep track of the Indian stock exchanges. He also keeps track of what's happening overseas. Yes, and he's a regular caller at our program. Absolutely. All right, let's move on. And we have now Shankar online calling us all the way from Bhopal. Yes, Shankar ji, please ask a question. Yep. Ji. Namaste, Kohli ji. Namaste, Market Mantra team. Namaste. Sir, in 2025, India saw a dramatic increase in import bill for gold, which was probably due to high price and also heavy investment in ETF. Although the physical quantity of gold dropped, but the value was increased, and that is why our trade deficit in goods has gone up. It's not favorable. So what steps should government take to discourage gold investment and encourage Yes, Siddharth. Investment? Because after all, the investor is... do you want me to answer? This can be controlled by Finance Ministry. Siddharth, yeah. So, Shankar, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है. हाँ, ठीक है, गोल्ड ईटीएफ्स में जो है बिल्कुल ठीक बात आपने कही. अगर हम पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में देखेंगे तो तकरीबन डबल हो गया है इन्वेस्टमेंट ईटीएफ्स में. बट अगर सिर्फ ये कहा जाए कि इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी अभी भी जो है मजबूती से बने हुए हैं. डिस्पाइट जो पिछले 1 साल से यूएस के टैरिफ्स का इशू बना हुआ है, उसके बावजूद जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी मजबूती से बढ़ रहे हैं. और इसके अलावा जो सबसे जो मुझे लगता है अहम बात है वो ये है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, अगर आप ध्यान देंगे तो वो जो है वो लगातार बढ़ रहा है. इस समय अगर जो लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है नंबर, तकरीबन $725 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है. तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है कि इसके लिए किसी सरकार को किसी कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार आप और इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो और उससे ज्यादा हो सकता है कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए. तो मुझे इसमें नहीं लगता कि कोई चिंता है. और ये तो एक मतलब एक ट्रेंड है और हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है. शायद वो जो एक इंग्लिश में एक वर्ड है फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो मुझे इसमें कोई चिंता की बात नहीं लगती और ऐसा कुछ नहीं लगता है जिसके लिए सरकार को कोई तुरंत तत्कालिक तौर पे कोई कदम उठाने चाहिए. जी, और भिलाई से हमारे श्रोता रवि नारायण लाइन पे हैं. रवि जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्ते मार्केट मंत्रा. नमस्कार. सिद्धार्थ सर नमस्ते. मैं बोल रहा था 25, 50, 18 और 10 ये जो इसका असर जो है अपने यूएस को जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें करीब करीब कितना % जो है इस पे जो है इस 18 से 10 का टेम्पररी हो भले तो उसका असर पड़ेगा, ये जानना चाह रहा हूँ. और दूसरा, ये जो एआई का जो अभी समिट हुआ था उसमें
और आज भी एक ये उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक इनॉग्रेशन था अपने हाँ हो रहा है अभी शाम को, इस वक्त चल रहा होगा। ठीक कह रहे हैं। जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपन इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो इसके लिए अपने को मार्केट सर्वे के लिए क्या सोर्स है, कैसे पता करें कि कौन सा अच्छा रहेगा, कैसे क्या रहेगा, कि थोड़ा सा गाइड करेंगे सर। किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रवि जी? माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके जी, आपका पहला सवाल मेरे दिमाग से उतर गया, आप इसका बता दीजिए पहले से। हाँ, तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसके लिए तो बड़ा सिंपल है, आप किसी अपने जो है एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो उससे कांटेक्ट करें। और उसमें भी एक और आसान तरीका है, अगर एक्सपर्ट्स के तौर पे आप डायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। साथ साथ दूसरा जो तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लें, उसके तौर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड फंड्स भी हैं, टेक्नोलॉजी फंड्स हैं जो इस तरह की कंपनीज में पैसे लगाते हैं। और जहां तक आपका पहला सवाल था टैरिफ से रिलेटेड, जो मैं भूल गया था, उसका अगर उसकी मैं बात करूं तो देखिए अभी सीधे तौर पे हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ये अभी थोड़े दिन से ही ये पहले 50% पे टैरिफ चला, फिर उसके बाद अभी आपने देखा डील हो गई, तो उसके बाद वो जो तुरंत उन्होंने जो वो 25% जो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से लगा हुआ था वो हटा दिया गया था। और ये 18% का जो नया टैरिफ रेट आया था उस पे अभी डिटेल्स जो है वर्कआउट हो रहे थे और वो डिक्लेरेशन होनी थी। लेकिन अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया, जो उन्होंने टैरिफ, जो ट्रम्प साहब की टैरिफ्स हैं उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और अब लेकिन उसके बाद फिर ट्रम्प साहब ने 10% की बेसलाइन टैरिफ लगा दी। लेकिन साथ साथ तो अभी कहना मुश्किल है कितना इम्पैक्ट होगा, हमारे ऊपर कितनी टैरिफ लगेगी, क्योंकि और यही सरकार का भी यही मत है, वो ये कह रहे हैं कि अभी वो जजमेंट को पढ़ रहे हैं और जो इस समय जो स्थिति है उसकी वो अभी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति में होंगे। Alright, since we've touched upon tariffs anyway, let's have a report on that. Well, in the wake of the US Supreme Court's decision on tariffs, US President Donald Trump has said that there is no change in the trade deal with India and emphasized that the India deal is on. President Trump said this at a news conference at the White House last night, hours after the Supreme Court verdict striking down his sweeping tariffs. Meanwhile, the White House response confirmed that the applicable rate for India would fall temporarily to 10% under the new Section 122 authority following President Trump's announcement of a new global tariff. The new tariff will replace the earlier International Emergency Economic Powers Act-based duties which were struck down by the Supreme Court. Earlier this month, Trump had issued an executive order reducing the 25% punitive tariffs to 18% for India following the announcement of the trade deal. Back home, the Commerce and Industry Ministry today said it has taken note of the US Supreme Court judgment on tariffs and is studying the developments and their implications. और गुजरात से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि एक खबर आई थी अखबार में, उसके अनुसार आने वाले 5 वर्षों में रेलवे सेक्टर में सरकार अपनी स्टेक होल्डिंग धीरे धीरे घटाएगी, लगभग 30% तक कम करने वाली। तो रेलवे सेक्टर में निवेश अगर हम हैं तो हमारा नजरिया किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो धीरज, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो देखिए सरकार की एक नीति है जो एक विनिवेश की नीति, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कह सकते हैं। तो धीरे धीरे सरकार ज्यादा से ज्यादा जो उनकी सरकारी कंपनियां, उनकी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बाजार में लोगों के बीच में उसकी शेयर होल्डिंग को जो है ट्रांसफर किया जाए। तो उस नीति के तहत है। लेकिन ये कहना कि वो 30% अगले 5 साल में, ऐसा कोई भी अभी सरकार का कोई आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी नीति सरकार ने किसी इस तरह की नीति की घोषणा नहीं की है। और एक बात और यहां पे मैं जोड़ूंगा, हाँ ये बात जरूर है, आपने पूछा रेलवे सेक्टर की बात, तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद, आप देखेंगे पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, तो जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हैं तो इनके ऊपर बहुत फोकस है और रेलवे के ऊपर भी बहुत फोकस है। तो आप देख भी रहे होंगे जैसे बुलेट ट्रेन है, इस बजट में भी जो है 5 फास्ट ट्रेन कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। तो इसलिए रेलवे सेक्टर में जो आप अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आप फिर एक बार अपनी स्टडी कर लें, किसी एक्सपर्ट से बात कर लें और जो कंपनी अच्छी कंपनियां हों उनमें पैसे लगाएं। All right, we're now joined by Dinesh from Delhi. Yes, Dinesh, please ask your question. Ji. Hello. Hello. Yeah, please ask your question. Yeah. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Yeah. हाँ, सोली जी नमस्कार।
नमस्कार। हाँ सर जी, मेरे फादर ने 93 में कुछ शेयर्स लिए थे, तो वो अभी कुछ भी नहीं है, खाली फोलियो नंबर है हमारे पास, तो अभी कैसे करेंगी? जी शरद जी। तो आपके पास दिनेश, इसमें ऑप्शन ये है कि कंपनी जो आपने शेयर्स लिए थे, कंपनी का नाम तो आपके पास जरूर होगा। तो हर कंपनी को जो शेयर जो एडमिनिस्टर करते हैं उनको रजिस्ट्रार्स बोलते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी की एक टीम होती है पूरी, कुछ कंपनीज में वो आउटसोर्स्ड होती है, कुछ कंपनी में अपने यहाँ भी रखे हुए होते हैं। तो आपको उन रजिस्ट्रार से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके पास खाली फोलियो नंबर है, 93 के हैं, तो लाजमी बात है शेयर डीमैट भी हो गए होंगे, तो आपके पास शायद वो शेयर खो चुके हैं और आपके पास पेपर फॉर्म में भी नहीं है। तो आप उस फोलियो नंबर को लेके उन रजिस्ट्रार से संपर्क करिए। ये रजिस्ट्रार का एड्रेस आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, और इसको आप ऑनलाइन सर्च करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसमें कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा आपको, कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर मिल जाएगा, और स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वहां से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक और रास्ता यह है कि क्योंकि अगर शेयर्स ज्यादा वैल्यू के हैं तो कंपनी में आप फिजिकली जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, फोलियो नंबर लेके जाइए, उनको बताइए, कुछ कागजी कार्रवाई आपसे कराई जाएगी, शायद एफिडेविट आपको देना पड़े इस बारे में, अपने KYC पूरा करना पड़े, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। जी, तो चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक तक ले जाने पर सहमत हो गए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच विस्तृत वार्ता में इस बारे में सहमति बनी। अपने संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लूला के नेतृत्व में भारत ब्राजील संबंध मजबूत हुए हैं। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। And moving on, Prime Minister Narendra Modi today virtually laid the foundation stone of the HCL Foxconn joint venture project, India Chip Private Limited, in the Yamuna Expressway Industrial Development Authority, YEIDA, Uttar Pradesh. Addressing the gathering through video conferencing, Mr. Modi said that the establishment of the semiconductor facility in Uttar Pradesh is a step towards technological self-reliance. It will boost India's presence in the global chip ecosystem. और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में AI इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुल 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया है। इस घोषणा पत्र में AI के लाभ मानवता के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाने पर बल दिया गया है। इसमें इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 सूत्रों जन, पृथ्वी और प्रगति के लिए निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। सिद्धार्थ जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण समिट खत्म हुई है। नहीं, देखिए अमरीश, इसमें सबसे खास बात थी कि हम लोग ये बात सिद्ध कर पाए कि एक तो हिंदुस्तान इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा, जहां इसमें ऑलरेडी चीन और अमेरिका का इम्पोर्टेंट रोल है, उसके साथ साथ भारत का भी रोल है, और कैसे लोगों को, आम लोगों को इस AI का जो फायदा पहुंचाया जाए। शरद जी, योर ब्रीफ कमेंट ऑन दिस प्लीज। I think this has marked India's presence on the global AI map, and Manav, I would say, the Prime Minister's new acronym which he's coined, I think that spells out the human-centric approach of artificial intelligence, which is so much the need of the hour in the time to come. अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर। शरद जी और सिद्धार्थ जी इस कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. Let's repeat the headlines. Benchmark domestic equity indices end week with modest gains. U.S. markets wrap up week higher after U.S. Supreme Court rules against President Donald Trump's tariffs. And India and Brazil agree to raise bilateral trade over $20 billion in the next 5 years. Well, friends, it's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amrish Saxena signing off. So, from all of us, namaskar. नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.